वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। गुरुवार के कार्यक्रम में कारकांश कुंडली पर एक चर्चा लेकर के उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं और कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, मतलब अंतिम से भी अंतिम में, गीता जी के श्लोक के बाद संदीप गौतम नाम है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से हैं। उन्होंने सवाल भेजा था, उनके सवाल का उत्तर दूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। यहां मैंने लग्न कुंडली बनाई है और यहां कारकांश कुंडली बनाने को सिखा रहा हूं। कैसे बनती है चीजें, इसको बड़े ही, मैंने जो उपपद लग्न वाली कुंडली बनाई थी, उसमें जो कार्यक्रम बनाया था, उस पर बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी बना बना करके भेज रहे थे। ये इस बात का सूचक है कि आप लोग देख रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहता हूं, शुरू में ही छोटी सी बात, भटकिए मत, बने रहिए। गुरु 28 डिग्री के, अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह हो जो आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ उपस्थित है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली का आत्मकारक बन रहा है, मतलब सबसे ज्यादा डिग्री वाला कौन सा ग्रह उपस्थित है। जब आपके पास एप्लीकेशन हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री के साथ उपस्थित हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ गुरु को 28 डिग्री पे बनाया है और वो गुरु कहीं भी बैठे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ इनको लग्न में बिठाया है। क्लियर है? वो यहां भी बैठे होंगे तो भी, किसी भी भाव में हो, सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह उपस्थित है उसको आपको देख लेना है। तो मैंने गुरु को देखा। अब कारकांश कुंडली कैसे बनाई जाती है कि उस ग्रह को, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, चाहे जो जितने भी लोग हैं सबको बोल रहा हूं। अब क्या करना है कि उस ग्रह को अपने नवांश कुंडली में जाकर के देखना है। इस पे एक और कार्यक्रम बनेगा, जो वो कार्यक्रम बनेगा दूसरा वाला, वो उसका ये बीज है, मतलब ये, इसको अगर नहीं देखेंगे तो वो वाला कार्यक्रम आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से इसको भी देखिएगा। सबसे ज्यादा उपस्थिति डिग्री में गुरु की हुई। अब आपको अपने नवांश कुंडली को देखना है। वहां पे जो ग्रह आपने यहां देखा, वो अगर नवांश कुंडली में जहां भी बैठा है वो कौन सी राशि में बैठा है। जैसे मैंने यहां गुरु को बिठाया और यहां गुरु जो है वो 12 नंबर की राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि अब आपको कारकांश कुंडली जो बनेगी वो जस्ट ऐसे गुरु जहां भी जिस राशि में बैठे हों, वो कोई जरूरी नहीं कि यहां 12 में ही बैठे हों। अधिकतम डिग्री वाला ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसको केंद्र में रख देना है और बाकी के सारे ग्रहों को यथावत बिठा देना है। ये बन गई आपकी कारकांश कुंडली। और इससे भी आप अपनी महादशा को और अपने जीवन में उस ग्रह के महत्व को समझ सकते हैं कि कैसा वो खेल खेल रहा है और कैसा वो परिणाम देने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर गुरु यहां 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, अब जब कारकांश कुंडली बनानी होगी तो हम 12 नंबर को यहां लिखेंगे और गुरु को यहां बिठाएंगे और गुरु के आगे जो ग्रह बैठा होगा उसे यहां बिठा देंगे। गुरु के ठीक तीसरे भाव में यहां जो बैठा होगा उसको यहां बिठा देंगे। बाकी के ग्रह वैसे ही यथावत बैठते चले जाएंगे। जैसे उपपद लग्न वाले में गिन करके कितने नंबर पे कौन से भाव में उतना घर आगे, और उसके बाद उसको ऐसे बिठा दिया था। जैसे सूर्य कुंडली कैसे बनाई जाती है कि जन्म कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं उसको लग्न में बिठा दिया और बाकी के ग्रहों को ऐसे ही यथावत बिठा दिया। ठीक उसी तरीके से कारकांश कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक डिग्री के साथ उपस्थित है उसको नवांश कुंडली में देख लिए, वो जिस राशि में बैठा है वो आपकी कुंडली का कारकांश ग्रह का लग्न बना जाएगा, वही लग्न बनेगा और उसके बाद यथावत ग्रहों को बिठा देना होता है। इससे आपकी कुंडली में गुरु की महत्ता और भी ज्यादातर श्रेष्ठ तरीके से समझ में आ जाएगी कि बाकी के ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर कैसा पड़ रहा है। मतलब वो ग्रह आपके जीवन में
कितना कारक सिद्ध हो रहा है या कितना महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। ये छोटी बात तो नहीं थी, पर सोचा कि बता दूं। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस पे एक और कार्यक्रम केंद्रित होगा जिस पे मैं आपके जीवन के फलादेश को बताने का प्रयास करूंगा। वो कार्यक्रम अगले दिन आ जाएगा, मतलब अगले दिन के बाद, जो परसों दिन के कार्यक्रम में। अब आइए आपको गीता जी के 8वें अध्याय के अंतिम 28वें श्लोक के अर्थ के से आपका परिचय करा देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताऊं? बताता हूं। जो योगी होते हैं, योगी कौन? जो वेशभूषा में सन्यासी बन जाते हैं वो नहीं, वो योगी नहीं। उनकी तो बात ही अलग है। दरअसल यहां योगी का मतलब यह है कि भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन बताए गए हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो कोई भी मार्ग हो, किसी भी तरीके से आप अगर भगवान की पूजा अर्चना करके उनमें अपना ध्यान लगा रहे हैं, वो यज्ञ से, तप से, दान से और जितने भी प्रकार के प्रकल्प बनाए गए हैं उन सबकी सीमाओं का परिच्छेदन कर देते हैं, अतिक्रमण कर देते हैं, और वो भगवत प्राप्ति को, भगवान के प्राप्ति में उनका जो है वो प्रभाव विकसित हो जाता है। मतलब ये है कि जब आप किसी एक तरीके से भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, आगे बढ़ते हैं, चाहे वो भजन के माध्यम से, चाहे वो पूजा के माध्यम से, चाहे मंत्र जप के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से, ये चीजें जो उत्तरायण और दक्षिणायन वाली हैं ना, वो सब खत्म कर जाती हैं। वो उसमें बंध करके नहीं रहता। मतलब यहां पे ये कहने का है कि चाहे आप उत्तरायण में जाओ, चाहे आप दक्षिणायन में जाओ, अगर आपके कर्म बिल्कुल शुद्ध और परिपक्व हैं और श्रेष्ठ हैं, भक्ति से युक्त हैं, नारायण की उपासना आपने करी है, तो निसंदेह वो इन सबसे मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। यहां पे भगवान ने ये बात क्लियर करना जो है वो अर्जुन को सही समझाया। अब आइए आपको कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में मैंने जो कहा था, संदीप गौतम जी के सवालों का उत्तर दे देता हूं। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में संदीप गौतम जी के सवाल का उत्तर दे देता हूं। संदीप गौतम जी हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से और उनकी पत्नी पटियाला पंजाब से। संदीप गौतम जी मकर लग्न के हैं, जहां लग्नेश उच्च के हैं, और इनकी जो पत्नी है वो सिंह लग्न के हैं, और कुंडली बिल्कुल भी नहीं मिली है, ग्रह मैत्री भी नहीं है, और अंक भी मिलान गड़बड़ है। उसके बाद जो इनकी पत्नी की कुंडली बन रही है, वहां के सप्तम भाव में ही मंगल राहु का प्रभाव बहुत ही तेजस्विता के साथ, और उस पे शनि की दृष्टि। तो शनि, मंगल, राहु, केतु इनकी पत्नी की कुंडली के यहाँ पे बैठे हैं, मतलब भयंकर परेशानी। और ऊपर से अभी जो दशा चल रही है वो पत्नी को भी कलुषित मानसिकता का बना रहा है, और उनको, उनके दिमाग में भी पाप फैला हुआ है, क्योंकि पापी भाव का अधिपति उनकी पत्नी की कुंडली में 3 नंबर की राशि बुध अभी एक्टिव है राहु के साथ, जो अभी परेशान कर रहा है। और जिस भाव की अधिपति की दशा चल रही है वो भाव पापी भाव है, और उस पे राहु का और शनि का दोनों का प्रभाव। इस वजह से अभी उनको कुछ भी सूझेगा नहीं। ये बात उनको बता दीजिए कि वो अभी जो भी निर्णय ले रही हैं बचपने से युक्त और बचपना कर रही हैं। दूसरी तरफ आपकी कुंडली अगर देखता हूं तो मकर लग्न की कुंडली बनती है, जहां लग्नेश आपको प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति जो होता है वो पेशेवर प्रवृत्ति का ज्यादा हो जाता है। और आपकी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो प्रताड़ित हो रहा है। कैसे? उग्रता से, व्यग्रता से। वहां पे कई बार आपके माता के कारण आपके घर में भी कलह का वातावरण मच सकता है, इस वजह से उनको भी संभालना होगा। सूर्य, मंगल और बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जहां बाहर से सारी चीजें कई बार समाज में अच्छी दिखती हैं, पर अंदर में भयंकर कलह का माहौल होता है। इस चीज को ठीक करने का उपाय तो मैं अभी यहां नहीं बताऊंगा, पर हां, निसंदेह इन दोनों ही कुंडलियों में जो उत्तर मैं देख रहा हूं वो लड़के की कुंडली में, मतलब संदीप जी की कुंडली में 2024 के अक्टूबर के करीब में, और जातिका की कुंडली में 2024 के 9वें महीने में, दोनों एक ही टाइम पे ठीक होंगे। इस वजह से तोड़ने से बिल्कुल ही, तोड़ने का दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए। मैं समझता हूं कि पानी ग्रहण किया है तो उसको थाम के रखिए, और उसमें वक्त बुरे आते हैं, उसको संभालना पड़ता है। जीवन में प्रत्येक समय एक जैसा माहौल नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि भगवान की पूजा और ईश्वर की आराधना इस चीज को आराम से बचा सकती है। टूटने का तो मैंने आज तक कभी कहा ही नहीं है। बहुत विषम परिस्थिति हुई तो ये 2 से 3 साल आपको इंतजार जरूर करना होगा, और एक साथ आकर के घर में अनुष्ठान और पूजा करवाइए, तब ये निसंदेह आपस
में जो रंजिशें हैं वो एक साथ आकर के बैठ करके बात करिए। निस्संदेह ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 से 3 साल में खत्म हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। यह कार्यक्रम अब थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन देखना जरूरी है। और अब ये आपको और भी ज्यादा उपयोगी मैं बनाने के लिए लगा हुआ हूं कि इसको कैसे और भी ज्यादा उपयोगी बनाया जाए। तब तक के लिए फिर से एक बार नमस्कार करता हूं।